नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे जयपुर में कांग्रेस की युवा आक्रोश रैली की, जिसमें राहुल गांधी ने संबोधित किया और कहा कि देश का युवा भारत की पूंजी है। राहुल गांधी ने युवाओं में आक्रोश भी भरने की कोशिश की और उन्हें जोश दिलाने की भी कोशिश की। तो चलिए इस रैली के क्या है मायने, हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। आप जरा एक बार मजमून देखिए, उसके बाद में लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। और पूरी दुनिया इस बात को मान के चलती है कि हिंदुस्तान का युवा सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, दुनिया को बदल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था, ओबामा ने कहा था, चाइना और हिंदुस्तान का मुकाबला अमेरिका नहीं कर पाएगा। केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने जयपुर में युवा आक्रोश रैली आयोजित की। यह कांग्रेस का बदला हुआ अंदाज कह सकते हैं। देश में इस समय एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेकर विपक्षियों के निशाने पर मोदी सरकार है। इस मुद्दे से देश के आमजन का कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने युवाओं को जोड़ने के लिए एजेंडा बदला और युवा आक्रोश रैली नाम दिया। राहुल ने स्पीच भी युवाओं को ही बेस बनाकर दिया। अलग अलग देशों से लोग हिंदुस्तान के युवाओं में इन्वेस्ट करने के लिए आया करते थे। अपना पैसा हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करते थे क्योंकि वो आप सब में भरोसा करते थे। वो जानते थे कि हिंदुस्तान का युवा हिंदुस्तान को खड़ा कर देगा और पूरी दुनिया को बदल देगा, इसलिए वो यहां अपना पैसा लाते थे। जो आप इस देश के लिए करना चाहते हो और कर सकते हो, उसको आपकी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री होने नहीं दे रहे हैं। राहुल ने अपने भाषण के जरिए युवाओं में जोश और आक्रोश भरने की पूरी कोशिश की, जो उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराकर भरा। और आक्रोश मोदी के वादों पर, चाहे रोजगार का मुद्दा हो या जीडीपी का। यूपीए के समय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 9% हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट थी। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की ओर देख रहा था। और आज नए तरीके से नापा जाता है, जीडीपी नए तरीके से नापी जाती है, तब 5% ग्रोथ है। अगर आप पुराने तरीके से नापे, यूपीए वाले समय के तरीके से नापे, तो 2.5% ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का आज। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश और युवाओं का ध्यान बांटने के लिए मोदी सीएए, एनआरसी पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि देश के सामने कई मुद्दे हैं। देश में हो रही बलात्कार की घटनाओं को जोड़ते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल सहित मंच से वक्ताओं ने एनआरयू की भी मांग की। राहुल नोटबंदी, जीएसटी, रोजगार, अमीर गरीब के बीच पनपती खाई और निवेश पर भी बोले। एक बार फिर उन्होंने मोदी पर आरोप लगाया कि अडानी, अंबानी सहित 15-20 व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। जयपुर में राहुल गांधी ने युवाओं में काफी आक्रोश और जोश भरने की पूरी कोशिश तो की है। उन्होंने यह भी कह दिया है कि चाइना का और नहीं दुनिया का मुकाबला भारत का युवा कर सकता है। उसके पास में हुनर है, ताकत है और समझ भी है, लेकिन केंद्र सरकार उसे नजरअंदाज कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल के इन अल्फाज का असर युवाओं पर कितना रह पाएगा, आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर। तो बहुत था जुलूस, लेकिन आखिरकार झांकी में बदल गया। इसमें भी जो करामात हुई, कल रात तक भी व्यापार मंडलों के फोन आ रहे थे कि साहब क्या करें। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ, कि थानों से पुलिस के लोग आके कह रहे हैं कि आपकी दुकानों पे करने वाले सारे कर्मचारी कल एल्बर्ट हॉल जाने चाहिए और आज की दिहाड़ी भी आपको देनी पड़ेगी। पिछली बार राहुल गांधी जी की रैली में जब ये लोग गए थे तो आपने इनकी तनख्वाह काट दी। इस बार सरकार का निर्देश है तनख्वाह नहीं काटे। ऐसे बहुत सारे वीडियो कॉलेज के विद्यार्थियों ने भेजे हैं।
तो आपने देखा मजमून, और दूसरी तरफ भाजपा ने निशाना साधा है कि जयपुर के लोगों ने काफी मनोरंजन किया इस रैली का। तो चले हम आगे बढ़ते हैं, हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ बेरोजगार संघ से अशोक चौधरी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और निमिषा गौड़ भाजपा से हमारे साथ में है, उपेंद्र राजपुरोहित कांग्रेस विचारक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अशोक आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस ने नाम दिया युवा आक्रोश रैली, तो आप किस तरह से देखते हैं इस रैली को? सर देखिए, युवा भी हैं हम लोग और आक्रोश भी है, दोनों चीजें हैं। आज कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी यहाँ के इस मुद्दे को उठाया है। आपने कल भी देखा होगा, पीसीसी कार्यालय पे भी युवा बैठे थे, वहां लड़कियां बैठी थी, लड़के बैठे थे, जो कि दिन भर बैठे थे, रात भर बैठे रहते। वो क्या था, वो भी युवा थे और वो आक्रोशित थे। ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी ने आगे बोल दिया कि युवा आक्रोश रैली निकाल दी तो उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि युवाओं को रोजगार तो मिला नहीं। सरकारें आती हैं, बड़े बड़े वादे करती हैं और वादे करके चली जाती हैं, हर बार युवाओं के साथ विश्वासघात करती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, आपको रोजगार मिलेंगे, वो मिलेंगे। 2013 से भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं। जो कल आप पीसीसी कार्यालय में देख रहे थे, एएनएम जीएनएम 2013 में जो भर्तियां निकली थी, कांग्रेस सरकार निकाली थी। कांग्रेस सरकार वो अपना कार्यकाल करके चलेगी, उसके बाद में बीजेपी सरकार आई, 5 साल बीजेपी भी अपना कार्यकाल करके चलेगी और फिर कांग्रेस सरकार को लेके आई। जब उसके बावजूद भी 2013 की आज तक वो बहनें, वो भाई कल भी रोड पे बैठे थे। आप ये एक तरफ तो ये कहते हो कि देश की बेटी को बचाओ, देश बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ वो बेटियां रात भर बाहर रोडों पे बैठी हैं। आप उनसे कोई वार्ता के लिए नहीं जाता, आप उनकी मांगे नहीं सुनते। आपने उनके लिए, उन्होंने पहले भी आंदोलन किए थे, उनके लिए कमेटी बनाई थी। आज क्या हो रहा है, आज उन कमेटियों में सब कमेटी खेल रहे हैं उनके साथ में, कोई उनको सुन नहीं रहा। आज वो लड़कियां सड़कों में बैठी। आप ये देखिए, एक युवा रात भर सड़कों में बैठा है, अगले दिन आके कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी आके ये कहते हैं युवा आक्रोश रैली, तो उसमें आक्रोश कहां हुआ? युवा तो ऑलरेडी आक्रोश है। चलिए मैं निमिषा जी के पास में जाना चाहूंगा। निमिषा जी, 2 बातें कही हैं राहुल गांधी ने, और जैसे अशोक चौधरी कह रहे हैं अभी कि युवाओं में आक्रोश है, भर्ती के नाम पर सरकारों ने हमेशा छलावा करती रही। यहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर के 2 बातें कही कि एक तो उनकी नीतियों की वजह से रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, और दूसरा उन्होंने साफ निशाना साधा कि 2 करोड़ का वादा किया था पिछले कार्यकाल में, तो अब तक तो लोगों को रोजगार के नाम पर अगर देते तो काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकता था। ये एक आक्रोश की बात हुई। जोश पैदा करने की कोशिश उन्होंने यह की कि ओबामा ने भी इस बात को माना था कि भारत का युवा दुनिया को अपने हुनर से, अपनी स्किल से प्रभावित कर सकता है, दुनिया को रोजगार सृजित कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस ओर ध्यान नहीं दे रहे। देखिए योगेंद्र जी, सर्वप्रथम तो मैं कहूंगी कि आज जो राहुल गांधी जी की ये युवा आक्रोश रैली थी, ना तो ये युवाओं की रैली लगी, ना ही आक्रोश कहीं नजर आया। लगभग 5000 भी असेंबल नहीं हो पा रहा, और असेंबलिंग के लिए जिस तरह से इन्होंने विद्यालयों महाविद्यालयों के अंदर लेटर जारी करवाया प्रिंसिपल के माध्यम से, और फोर्सफुली जिन विद्यार्थियों को ला करके जबरदस्ती आक्रोशित करने का जो प्रयास किया, वो अपने आप में एक हास्यास्पद बन गया है। तो आज लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आए, लोकसभा चुनाव में, उसके बाद अब आए ये, अब आकर के एक युवाओं को भ्रमित करने वाले वादे करके और इस तरह से। और उन्होंने 2 बात और कही, पहले मैं उनकी बात आपको कहूंगी, फिर आपके प्रश्न पर आऊंगी। मूल वो कहते हैं कि भारत में तेल नहीं है। शायद उनकी मम्मी ही शिलान्यास करके गई थी पत्थर का, यानी कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी बाड़मेर में, उन्हें संज्ञान में नहीं है। वो कहते हैं कि हथियार नहीं है। जिन हथियारों को लाने के लिए माननीय राहुल जी आपने विरोध किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट पर लिखित माफी मांगी, राहुल ना तो आप हथियार लाने देते, ना ही उनका प्रक्षेपण करने देते। तो आप खुद अपने ऐसे स्टेटमेंट्स आप देते हैं जिनका खुद आपको अता पता नहीं है। अब मैं आती हूं आपके उनके प्रश्नों पर। देखिए सर्वप्रथम तो अब भारत की अर्थव्यवस्था असंगठित से संगठित अर्थव्यवस्था की ओर मूवमेंट कर रही है, और निश्चित तौर पर परेशान वो लोग हो रहे हैं जो और अमीर से अमीर होते चले गए थे। मैं पूछती हूँ राहुल गांधी जी से, आप ही बताइए, आज आप आए, आपने अपनी जो लिस्ट निकलवाई, आपने क्या वादे करके गए थे राजस्थान की जनता से?
बोल के गए थे हम 50% से अधिक महिलाओं को स्थान देंगे। गहलोत जी के मंत्रिमंडल में कितनी महिलाएं? ऐसे भ्रमित करने वाले वादे करके आप गए और आज आप फिर आए, लेकिन कहीं आक्रोश नहीं है। हाँ, एक आक्रोश जरूर है युवाओं में, वो है वर्तमान राजस्थान करकार के खिलाफ झूठे वादे करना, भ्रमित करना और भ्रमित आ रहा हूं आपके पास वापस, अशोक जी के पास में जाना चाहूंगा। वोट बैंक बनाना इनकी नीति में। अशोक जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, हर सरकार पार्टी जब भी सरकार में आती है तो एजेंडा अलग होता है। जैसे प्रतिपक्ष में होते हैं तो बड़ी हमदर्दी होती है युवा के प्रति। राजनीतिक दलों को लेकर के बेरोजगार और युवाओं का भरोसा किस तरह का है अभी? सर देखिए, अभी जैसे मैडम ने कहा है बात कि राहुल गांधी जी आए हैं, उन्होंने युवाओं में आक्रोश है। ये आक्रोश पहले भी था, ऐसा नहीं कि आक्रोश आज हुआ, पहले भी आक्रोश था। युवाओं के अंदर आज दोनों ही पार्टियों के खिलाफ आक्रोश है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। राजस्थान में तो एक प्री पार्टी बना ली बीजेपी कांग्रेस ने कि 5 साल आपको बैठना है, 5 साल हमें बैठना है, 5 साल आप वादे करो युवाओं के साथ में, 5 साल हम वादे करते हैं युवाओं के साथ। आज भी 1.5 लाख भर्तियां लंबित है राजस्थान के अंदर, वो आज भी लंबित है, वो बीजेपी सरकार से भी लंबित है। ये बात नहीं कि आज से वो इसी 1 साल में लंबित होगी, वो बीजेपी राज में भी लंबित थी। तो इसमें कहना कि बीजेपी ये कर रही है, बीजेपी वाले विपक्ष में आ गए तो ये बोलेंगे युवाओं में आक्रोश आ गया। लेकिन आज क्या है, अभी आपके सामने मैडम बात कर रही थी, आज भी यहां बैठ के युवाओं के लिए बात नहीं कर रही। आज भी तेल आ गया, आज वो मुद्दा हथियार और तेलों का नहीं है, यहाँ पे मुद्दा है रोजगार का। आप भी रोजगार के लिए आओ ना, आवाज उठाओ। युवाओं के लिए आप आवाज उठाते नहीं हो। आप 5 साल विपक्ष में बैठे हो, फेसबुक पे ट्विटर पे आप ट्वीट कर देते हो कि रोजगार, आप उनका समर्थन करिए ना। और समर्थन जब आपकी 5 साल सरकार थी तो आपने क्या किया, आप अपने आंकड़े पेश कर दीजिए। आपके समय की भर्तियां थी, जब कल लड़कियां जो बैठी थी वो आपके समय की बैठी थी, वो कांग्रेस की भर्तियां थी। तो दोनों सरकारों की भर्तियों में आपके सामने, आप लोग कल खुद भी आप लोगों ने अपने चैनल पे चलाया था, जो पीसी बाहर हुआ था, क्या हुआ था, वो सरकार भर्ती कब की? 2013 से। आप सर ये देखिए 2013 से भर्तियां चल रही हैं। बार बार मांग कर रहे हैं हम लोग कि बाहर राज्यों का कोटा कम हो, क्यों नहीं कर रहे? हर राज्यों में 21 राज्यों में कोटा 0 कर दिया हम लोग। बाहर कहीं राजस्थान के अलावा भर्तियां नहीं देख सकते, वहां कोटा 0, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। किसके पास जाएं? बार बार मांग कर रहे हैं कि युवा बोर्ड का गठन हो। हजारों बोर्ड बने हुए हैं, हजारों तरह के बोर्ड बना दिए सरकार ने कि युवा बोर्ड बने, उसके अंदर युवा जाके अपनी पीड़ा रख सके उनके सामने। चले, मुझे एक बात बताइए, आप 2 बार यूथ बोर्ड बन चुके हैं, जाते जाते एक बार अशोक गहलोत साहब ने यूथ बोर्ड बनाया, पवन गोदारा उसके अध्यक्ष बने, वसुंधरा राजे जी ने यूथ बोर्ड बनाया जिसके अध्यक्ष पिंटू सैनी बने। कहीं पे कुछ युवाओं की बात होती रही या केवल सरकार की खुशामद में लगे रहते हैं? युवा बोर्ड के अध्यक्ष है कि अब उनका कार्यक्रम कराना है, अब इकट्ठे करना है, कितनी बातों पे तरजीह दी जाती है यूथ के? सर देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाह रहा हूं, आप युवा बोर्ड बना रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन युवा बोर्ड के अंदर एक बेरोजगार होना चाहिए। जो बेरोजगार है उनको बढ़ाना चाहिए। आप अपनी पार्टी के लोग बढ़ा देते हो, कांग्रेस वाले आएंगे वो कांग्रेस के बढ़ा देंगे, बीजेपी वाले आएंगे वो बीजेपी वाले अपने कार्यकर्ता बढ़ा देंगे। क्योंकि देखिए तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, इससे कुछ नहीं होता। ये सिंपल जो है पॉलिटिकल अपॉइंट होता है, एक कार्यकर्ता को ऑक्यूपाई करना है कि चले उसने हमने पद देकर के अपने पद देके अपना 5 साल एजेंडा चलाना है कि हमें बेरोजगार वाले ये क्या है, लेकिन होता कुछ नहीं है। आपके सामने लिस्ट पड़ी सर, अखबारों में रोज वापस आ रहा हूं। हमारे साथ में उपेंद्र राजपुरोहित जी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र जी, आप आए इससे ठीक पहले निमिषा जी ने एक बात कही कि राहुल गांधी बिना एक्सरसाइज के स्टेटमेंट देते हैं। भारत में तेल भी है, बाड़मेर का ही जिक्र कर रही हैं, और हथियारों की भी बात कर रही हैं कि हथियार भारत में हैं, और जिन हथियारों को लेकर के सवाल खड़े किए उन्हीं पर लिखित माफी भी मांगनी पड़ी उनको। एक बात और कही इन्होंने कि युवा भी नहीं थे और ना आक्रोश था उसमें। अगर युवाओं में आक्रोश है तो केवल राज्य सरकार के खिलाफ है। देखिए, पहले तो मैं आदरणीय निमिषा जी को ये कहना चाहूंगा कि युवाओं में आक्रोश का आप क्या मतलब निकालते हैं कि वो हॉकी डंडे और लेके आए रास्ते में जितने भी व्हीकल है उनको तोड़ते आए? अगर ऐसी आपकी परिभाषा है तो ऐसी युवाओं के आक्रोश का जो सोच है वो आपको मुबारक। कांग्रेस का जो युवा है वो निश्चित तौर पर शांतिप्रिय तरीके से अपना आक्रोश जता के गया और साबित हो गया कि देश के युवाओं में इस वक्त केंद्र सरकार के प्रति, उसकी नीतियों के प्रति जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और नॉन डेवलपमेंट है, उसको लेकर के भयंकर आक्रोश आज शायद इन्होंने भी देखा होगा। स्वीकार करे नहीं करे वो इनकी सोच है। दूसरा, हथियारों की अपन बात कर रहे हैं तो मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि आपके 2014 से पहले
जब माननीय प्रधानमंत्री जी वर्तमान में जो है मोदी जी, वो हथियारों को ये कहते थे खिलौने थोड़ी है, अब हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे। मैं 10 सिर की बात भी नहीं करता, ठीक है वो बार बार उसको खींचना, लेकिन उस वक्त इनके जो बयान हथियारों को लेकर के आते थे, हथियार दिखाने के लिए नहीं है, खिलौने नहीं है, जवाब क्यों नहीं दिया जाता। हमारा प्रधानमंत्री जब बॉर्डर पर कुछ हलचल होती है तो अमेरिका की तरफ जाता है, वहां जाके भीख मांगता है। अब कौन सा 6 साल में क्या आपने कौन सा कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया? रोज के रोज सैनिक मरे जा रहे हैं। पिछले 5 दिन के अंदर देखा जाए तो रोज एक आधा सैनिक हमारा शहीद हो रहा है। उसके ऊपर आप लोग उन हथियारों को क्या कर रहे हैं? उन हथियारों के खाली प्रदर्शन लगा रहे हैं 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, तो वो आपके हाथ में उन हथियारों को चलाना, उन हथियारों का जो समुचित उपयोग है वो करना आपके नियंत्रण में। आप उस पर क्या कर रहे हैं? पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए। राज्य का विषय नहीं है हथियारों को लेकर के, उनका क्वेश्चन ये था कि वो हथियार कहाँ है। जब बॉर्डर पर इतनी बहुत भयंकर स्थिति लगातार बनी हुई है, उस पर आपके हथियार कहाँ है? देखिए, मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही सही तरह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मनीषा जी भी उसको गलत तरीके से इंटरप्ट कर रही हैं और आप भी सही से नहीं पूछ पा रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बात कही जिसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, हर देश के अंदर उसकी अपनी पूंजी होती है। उन्होंने भारत की जो पूंजी बताई, उन्होंने यूथ को बताया। अमेरिका के लिए कहा कि उनके पास में दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवी, उनके पास में आर्मी स्ट्रक्चर ये है, गल्फ के अंदर तेल है, ये उनकी पूंजी है। ये नहीं है कि भारत में नहीं है, भारत में भी हथियार होंगे, ऐसा नहीं है कि गिल्ली डंडे से भारत नहीं, मैं दोनों पे बता रहा हूं। ये पॉलिटिकल तरीके से आप कैसे सुन तो लीजिए एक बार, आप सुन ले तो नहीं दोनों तरह से एक बार सुन लीजिए। मैंने क्यों बोल रहे तेल है? नहीं आप सुन तो लीजिए। क्या है? अरे एक बार सुनो तो सही निमिषा जी, एक सेकंड प्लीज आप दोनों सुनिए, आप दोनों सुनिए, बार बार आप सुन तो लीजिए। से दोनों भटक रहे हैं, आप दोनों बेरोजगारी में नहीं आप दोनों उनका जो एजेंडा था, देखिए सुनिए राहुल गांधी देश की सेना को मैं एक सैनिक का बैठा हूँ सर, मेरे पिता ने लड़ाई लड़ी है, मेरे पिता सेना में है, मेरा भाई ही डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को भटका रहे हो। ये नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि देश की धरोहर यहाँ का यूथ है, यहाँ का युवा है, वो अलग तरीके से। ये नहीं कहा कि उन्होंने साहब यहाँ पे बिल्कुल तेल ही नहीं है, तेल का इशू नहीं है। वो उन्होंने कहा कि दुनिया के हर मुल्क में अपनी एक धरोहर है, उसकी वहां पूंजी है। उन्होंने देश के युवा को भारत की पूंजी बताया है। सवाल इस पे होना चाहिए, अगर कोई आप लोगों से जवाब दे सकते हैं। मुझे तो एक बात बताइए, आप दोनों ही बहुत सर दोनों ही देखिए, जब युवा दोनों की पार्टियों का, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये अशोक चौधरी हैं, शायद लाठियां खाई होंगी इन्होंने दोनों के कार्यालय के बाहर में खड़े होकर के, इनके साथ उपेंद्र यादव ने भी खाई हैं। जब बीजेपी सत्ता में होती है तो भाजपा प्रदेश कार्यालय के ऊपर गार्ड बैठा दिए जाते हैं कि नो एंट्री, दिखाते किससे मिलना है, क्यों मिलना है। जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो दूर से ही रोक दिया जाता है कि अच्छा एक झुंड यूथ का लग रहा है, ये बेरोजगार, क्योंकि अब तो आइडेंटिफाइड भी हो चुके हैं कि ये यूथ है। सर आज देखो चिन्हित के बाद में दूसरे नहीं दिया जाता है। ये कहां से आप लोगों की हमदर्दी है? किससे हमदर्दी? ना बीजेपी की हमदर्दी ना कांग्रेस की हमदर्दी। आप लोग द्वार तो बंद कर देते हैं। 10 पुलिस वाले 5 युवाओं को लेकर के किसी मंत्री से मिलाने के लिए ले जाते हैं, वो सिर्फ हल्का सा उनको रतक चले आए हैं तो मिल लेते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है वहां पे। यही पहले हो रहा था, यही आज ट्रैक बदल लिया ना आप लोग। यही होता है सर, कुछ नहीं होता, सिर्फ ये लोग। जी मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, युवाओं की समस्याओं के लिए समाधान होना चाहिए, लेकिन हम यदि कंपेयर करें पिछले 5 साल को, तो इस सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री युवाओं से मिलते हैं, उनकी समस्याओं पर बिल्कुल चिंतन और मनन किया जाता है और उस पर सकारात्मक फैसला लिया जा रहा है, लिए गए और आगे भी लिए जाएंगे। अरे सर कल बैठी थी 1500 लड़के लड़कियां बैठी थी पीसीसी के बाहर, क्या किया? रात को उनको भगा दिया, 1500 रात को उनको भगा दिया, डरा धमका के। वो क्या मांग उनकी हुई? नहीं, वो पीसीसी का क्यों बैठे? वो यहाँ आकर के मुख्यमंत्री निवास के आगे बैठे, पीसीसी का बैठे नहीं देते, घुसने नहीं देते ना। बैठो कहाँ पे? आप सीएम हाउस पहुंचिए, आप गलत जगह। सर कैसी बातें कर रहे हो आपने? ये उपेंद्र जी सरकार से मांग कर रहे हैं। देखिए बेरोजगार मंत्री आए थे आपके सुनने के लिए, तो जाएगा वहां पे। मेरे साथ चलिए, मैं मिलाता हूँ आपको। सर चलिए ना, आप चलिए। नहीं आप रास्ता ढूंढ रहे, कोई मिलवाए तो सही। हम तो रास्ता ढूंढ रहे हैं, आप मिलाइए। सर मिलाइए ना, भर्तियां पेंडिंग पड़ी है, 1.5 लाख भर्तियां पेंडिंग पड़ी है। सर मैं आंकड़े दे दूं आपको, मैं आपको बता दूं, भर्तियों के आंकड़े आपसे ज्यादा मेरे को नॉलेज में है। 1.5 लाख भर्तियां तो पेंडिंग पड़ी है, उनमें से करीबन 65,000 का तो सारा इन्होंने ये भर्तियां निकाल दी। बाकी किस? सर कैसे आप नई भर्ती बात में, पुराने 2013 की एएनएम जीएनएम की भर्ती पड़ी है, 6,719 एएनएम आज भी पड़ी है ना, पड़ी है सर। आपकी भर्ती क्यों पड़ी है? वो
सर दोनों ही गलती है, हम तो कहीं नहीं, बीजेपी की गलती है। बीजेपी ने भी क्या किया, मैं बीजेपी का रहा हूँ सर, बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने उस पदों को घटा के आगे पद निकाल दिए, वो लड़के आज भी 6 साल की दुखी हो रही है। उपेंद्र जी बीजेपी बोल रहे हैं तो आप सुनना चाह रहे हैं, तो ये दोनों हमारे साइड नहीं कर रहे हैं, दोनों के पीड़ित हैं, बल्कि फोटो में डर जाती है सर, मॉनिटरिंग क्यों नहीं करती? मैं आपको आश्वस्त कर दूं सर, मेरी सिंपैथी, मेरी सोच और मेरा काम युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए। मैं आपको बता दूं, माननीय सीएम साहब को पिछले 4 महीने में मैंने व्यक्तिगत तौर पर कन्विंस किया कि इन भर्तियों, और उस पर देखिए कितना एक्शन हुआ। हर भर्ती हर साल का हमने कंसेप्ट दिया सीएम साहब सर, हमने उसके लिए सीएम साहब को धन्यवाद दिया है, मैंने खुद ने अपने सीएम साहब को धन्यवाद दिया है। जो भर्ती निकाली सीएम साहब ने मॉनिटरिंग की, मैंने खुद ने धन्यवाद दिया है। माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने खुद ने मॉनिटरिंग। एक बात सुनिए, एक बोली बड़ा अच्छा लगेगा। हर भर्ती हर साल का कंसेप्ट दिया है कि चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में 200 भर्ती निकालो हर साल हो, जिससे युवा सटीक होकर के दिशा युक्त तैयारी करेगा, उसको हर साल किसी एग्जाम को देने का मौका। चलिए, मैं एक बार निमिषा जी के पास जाना चाहूंगा, थोड़ा सा लीक से हट करके आप दोनों से एक सवाल है मेरा। ये देखिए, यूथ आप लोग भी हैं और युवाओं के प्रति हमदर्दी होनी भी चाहिए। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि सरकार बनते ही पार्टियों का रवैया क्यों बदल जाता है? जब हम विपक्ष में होते हैं तो एजेंडे में हम सुर में सुर मिलाते हैं और जैसे ही उस जगह बैठते हैं या तो हम दे नहीं पाते हैं, फिर राजनीतिक दलों को सर्वदलीय बैठक करके तय करना चाहिए कि युवाओं के साथ में सोल्यूशन हम इस तरह से यूं कर सकते हैं। आप बैठाइए, युवाओं को बैठाइए, क्यों उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं? जैसे सत्ता के सिंहासन पर बैठते हैं मायने बदल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? मैं निमिषा जी आपसे भी सवाल है, मेरे उपेंद्र जी से भी है। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि युवाओं का जो आक्रोश है राज्य सरकार के प्रति, अरे साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, आप छोड़िए उस रैली को। मैं तो एक जो मेरा सवाल आप सुने भी नहीं, आप केवल सवाल का जवाब दीजिए। देख, आप अपनी बात कहिए, मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ही सत्ता की कुर्सी पे कांग्रेस बैठती है, अरे साहब सुन तो लीजिए पहले। नहीं, आप सुनिए, आपको नहीं सुनना तो कोई बात नहीं, आप केवल सवाल का जवाब। साहब ऐसा है कि नहीं, आप दे ही नहीं रही है, आप मुद्दे से क्यों भटका रहे? मैं नहीं, आप भटक रहे हैं, इस वजह से रास्ते पे ला रहा हूं मैं तो आपको रास्ते पे ला रहा हूं। मुझे तो दोनों से सवाल है। अरे साहब मेरे दोनों सवाल, मीडिया आदि हो गया आजकल, धमक खाने की आदि हो गया, पहले भी धमका रहे थे, आज भी धमका रहे हैं और ऊपर से भी धमकाया जा रहा है। उसकी आप टेंशन मत करिए, हमारी सोच है हमें क्या करना है। मैं तो दोनों से जानना चाह रहा हूँ। अरे साहब मेरा सवाल आप समझ नहीं रही है, मैं कह रहा हूँ मायने क्यों बदल जाते हैं? अशोक चौधरी भी जानना चाहते हैं मायने क्यों बदल जाते हैं? सुशील शर्मा का पत्र, इनके कांग्रेस के सचिव का पत्र विधानसभा चुनाव के समय आया था। कोर्ट में युवाओं की भर्तियों को अटकाना, लटकाना और भटकाने की प्रवृत्ति कांग्रेस की रही है। ये इनके सत्ता में आने के लिए जो प्रयास इन्होंने किए थे, वो प्रयास अब सामने निकल के आ रहा है। आप ये बैठ के बोल रहे हैं कि हमने नवंबर 18 में तय किया, आप लोगों ने 5 साल कहां थे? आप योगेंद्र जी धैर्य पूर्वक सुनिए। अरे धैर्य से सुन रहा हूं, आप क्यों भटका रहे? मैं तो पूछ रहा हूं मायने क्यों बदल जाते हैं? मायने क्यों बदल जाते हैं आप लोगों के? हम तो बीजेपी से परेशान होके ही हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था, हमें जरूरत कहां थी कांग्रेस? साल भर कांग्रेस ने निकाल दिया, साल भर कांग्रेस निकाल दिया। मुद्दा क्या है? हम देखो, हमें क्या बजट में इन्होंने 75,000 नई भर्तियां निकाली, 5% भी पूरी नहीं हो पाई। देखिए, भर्तियों को लेकर के कोर्ट में मैटर को अटकाने, लटकाने, भटकाना और वादा करते रहना इनकी प्रवृत्ति सी बन गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सरकारी नौकरियों का आंकड़ा स्पष्ट है। उसके अलावा चूंकि सरकारी नौकरियां सीमित होती है, युवाओं को मुद्रा लोन के माध्यम से, मेड इन इंडिया स्टैंड लोन के माध्यम से उनको स्टैंड किया गया है कि आप रोजगार उपलब्ध कराइए, आप देने वाले बने। देखिए, भ्रमित करने वाली राजनीति कांग्रेस की प्रवृत्ति में हो चुकी है। 7 दशक तक राज किया। मैं तो पूछती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, बात करिए उपेंद्र जी, आपके पास प्लीज इनको बोलने दीजिए। उपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सुनिए, आप बोलने दीजिए इनको। के एकीकरण के बाद लगभग 48 वर्ष निरंतर और 10 वर्ष 58 वर्ष राजस्थान में आपने राज किया। ये तो आपने अपनी बात कह दी, अब अपनी बात पे भी आ जाओ। आप लोग जैसे ही कुर्सी पे बैठते हो तो मायने क्यों बदल जाते हैं? मैं तो वो जानना चाहता हूँ, जो एक्सपीरियंस बता तो दीजिए। आप अपनी बात कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ कि भर्तियां भी हुई हैं और सारे आंकड़े भी आए हैं और मुद्रा लोन के जरिए आप युवाओं को रोजगार भी मिला। ठीक है, अशोक चौधरी आपके पास आना चाहूंगा मैं। पूरी बात सुनिए ना, आप अपना मुद्रा लोन की बात बहुत होती है, इसीलिए स्टैंड अप करने के लिए कि आप अपना खुद का स्वरोजगार भी आप डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे इनका हास्यास्पद मजाक राहुल गांधी उड़ाते हैं। सर देखिए क्या है मुद्रा लोन। चल, एक मेरा सवाल है जी, बीजेपी ये बात बहुत बोल रही है कि मुद्रा लोन के जरिए हमने युवाओं को काफी काम सृजित कर दिया और वो खुद रोजगार दे रहे हैं। अब तो
आप लोग उस ट्रैक पे क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी साहब इतने अनाउंस कर चुके, इतने विज्ञापन जारी हो चुके, मुद्रा लोन को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, तो आप लोग उस दिशा में नहीं काम किए? सर देखिए, मुद्रा लोन की बार बार बात करिए, बीजेपी सरकार की मुद्रा लोन दी है, कितने लोगों को मुद्रा लोन दिए उसके आंकड़े पेश कर दो। अबे खुद के आंकड़े सामने रख देते हैं कि साहब इतने लोगों को आंकड़े दिए, और ऐसा राजस्थान में है। मैंने खुद ने मुद्रा लोन मांगा था, मैं बैंकों के नाम मुझे नहीं मिला। मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप मुझे चलिए मुद्रा लोन दिलाइए ना, पेपर्स लाइए, चलिए मैं चलता हूँ, मैं आज ही चलता हूँ, आप वादा करिए कि मैं दिलाऊंगी। भारत के सामने कह रही, मैं चलने तैयार हूँ, सामने कह रही है, कहने के लिए तैयार बैठा हूँ। चलिए मैं ब्रेक ले लेता हूँ, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राहुल गांधी की युवा आक्रोश रैली की। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुट गए हैं। और श्याम जी, एक पारखी नजर से मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप एक जर्नलिस्ट हैं, कि इस युवा आक्रोश रैली को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से कांग्रेस ने अपने युवाओं को हलचल पैदा करने के लिए राहुल गांधी को बुलाया, लेकिन आज मैंने पहली बार कांग्रेस रैली में ऐसा देखा कि जिस प्रकार से गानों का उपयोग वहाँ किया रहे थे, जिस प्रकार से डिस्को डांस हो रहा था, वो कांग्रेस की गरिमा के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। जिस तरह के गाने मैंने सुने देखा, तो मेरे को नहीं लगता कि देशभक्ति के गाने गाए जाए थे तो ठीक लगता है, लेकिन मैं नहीं कह सकता जिस तरह के गाने वहाँ गाए जा रहे थे। वीर जवानों के साथ साथ कमरिया भी लचका दी हैं। उन्होंने तो बहुत सारी लॉलीपॉप पता नहीं क्या क्या कह डाला। तो ये सब चीजें कांग्रेस कल्चर में पहली बार मैंने जयपुर में देखने को मिली। पहले राहुल गांधी की युवा रैली में अगर इस तरह की युवाओं की प्रवृत्ति अगर राहुल गांधी अलाउ करते हैं तो पार्टी का आने वाला समय कैसा होगा वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से मोदी को घेरा, मोदी को घेरने का प्रयास किया, और उनका पिछले एक साल में 1 करोड़ युवाओं का रोजगार चला गया है। और उनका मैं युवाओं को ये संदेश देने आया हूँ कि आपकी आवाज दबने नहीं दूंगा, आपको आगे संघर्ष करना है, आगे बढ़ना है, देश को बदलना है। वो बार बार चाइना से हम कर रहे थे कि हम चाइना, अब वो चाइना की बात करते थे सब, हम चाइना के मुकाबले में आके खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा धन है युवा, और युवा किसी देश के पास अगर है और युवाओं को सही तरीके से गाइडलाइन और सही तरीके से संदेश मिल जाए तो इससे देश की तस्वीर बदल सकती है। तो मोदी जी ने उसको काम को जिस तरह से कहा था किया नहीं, वो जितने रोजगार देने की बात करते रोजगार चला गया इसमें। और जीएसटी में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी तरीके से चीजें कही कि 9% से 5% होगी, और यूपीए गवर्नमेंट के अनुसार अगर गणना की जाए तो 2.5% अगर ग्रोथ रेट हो गई है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि देश में हम आगे बढ़ने की बात कहते हैं, चांद सितारे तोड़ने की बात कहते हैं, लेकिन जिस प्रकार का माहौल हो रहा है उससे निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हमारा उद्योग धंधे ठप हो रहे हैं, हम जिस तरह मेड इन इंडिया की बात करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब मेड इन इंडिया दिखता नहीं है। तो यहाँ पर वो तो कहते थे कि जयपुर, मेड इन राजस्थान भी अगर दिखे और परिवर्तन हो तो कांग्रेस। मेरा एक सवाल है श्याम जी यहाँ पे, एक चीज बड़ी यहां देखने को मिल रही थी, क्योंकि इन्होंने युवा आक्रोश दिया तो थोड़ा ट्रैक पे राहुल गांधी उसी पे रहे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि एनआरसी, सीए, एनआरपी ये मुद्दा शायद ज्यादा रहेगा, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा छूने की कोशिश नहीं की, अपने ट्रैक के साथ लिंक करने की जरूर कोशिश की, और उन्होंने जब कह भी दिया कि एनआरयू भी एक सरकार को एजेंडे में लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा आज जो राजस्थान की रैली से कांग्रेस ने एक नेशनल रजिस्टर शुरू किया है बेरोजगारों का, और वो बताएंगे कि देश में कितने बेरोजगार, पूरों की एंट्री करके देश के प्रधानमंत्री को सौंपेंगे वो रजिस्टर, कि देखिएगा कि आप कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है। देश 45 वर्ष में सबसे बड़ी, क्योंकि जयपुर की रैली ने ये संदेश दिया देश का कि कांग्रेस बेरोजगारों का एक रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर तैयार करने जा रही है। वो लॉन्च किया उन्होंने, यहीं पे देखा होगा राहुल गांधी ने कहा कि मैं उसको लॉन्च करता हूँ, और लॉन्च भी कर दिया। तो ये यूथ कांग्रेस का और एनएसयूआई का कार्यक्रम उन्होंने दिखा रखा था, लेकिन सब लोग शामिल थे, इसको दोहराई नहीं थी। लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने सीए का जिक्र जरूर किया, एनआरसी का जिक्र किया, लेकिन वो निश्चित रूप से युवाओं के ऊपर ही
फोकस केंद्रित रखा रही और उन्होंने कहा कि हम युवाओं को साथ लेकर के देश की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं। अब वो कह रहे थे कि अब कितना, क्योंकि अभी तक वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से घोषित हो जाए तो निश्चित रूप से पार्टी में जो कहा हुआ वो माना जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद नहीं है, उनकी मां कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में है। तो सबने आग्रह भी किया कि हमारी युवाओं की और सबकी इच्छा है कि आप पार्टी का नेतृत्व फिर से संभालो। तो अभी उस पर तो रिएक्ट हुआ नहीं राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम चाहेंगे कि जिस प्रकार की कमियां और जिस प्रकार की प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा और वो किया नहीं, उसको हम उजागर करेंगे और युवाओं की आवाज को दबने नहीं देंगे। युवा क्या कुछ कह रहा है उसको हम कहते हैं, आग्रह करते हैं कि आप अपने संघर्ष को जारी रखिएगा, अपने जो बोल है, जिस प्रकार से सरकार की खिलाफत करनी चाहिए आप जमकर खिलाफत कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपका होगा। नहीं तो निश्चित रूप से कह रहे वो गरीबी के अंदर कहते हम गरीबों को पैसा बांटते इसलिए थे कि मार्केट में पैसा न जाए, और मार्केट में पैसा जाएगा तो उसका फ्लो वापस इस देश की जनता, देश की अर्थव्यवस्था में वो पैसा वापस आता है। कांग्रेस तो ये कहती है, और अब वो कहते हैं कि ये तो केवल 15 लोगों के परिवार को पालते पोसते हैं, सब कुछ देने का प्रयास करते हैं। वो कहते ये चीजें बहुत सारी कांग्रेस की नीतियों को भी बता गए और युवाओं को कह गए कि अब चले मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं उपेंद्र जी आपके पास एक मेरा सवाल है, लगातार कांग्रेस इस बात को लेकर के अडानी और अंबानी को कटघरे में खड़ा कर रही है। मुझे एक चीज बताइए कि यह बात सही है कि अंबानी परिवार का पूंजी बड़ी है, 10 लाख करोड़ के वो मालिक हो चुके हैं, लेकिन कभी ये ध्यान है कि कांग्रेस के पिछले 10 साल के कार्यकाल में अंबानी की पूंजी कम हुई हो या अडानी का पैसा नहीं बढ़ा हो, तो वर्तमान सरकार पे ये आरोप क्यों? देखिए गौतम जी, कोई भी व्यापारिक घराना है, निश्चित तौर पर उसकी पूंजी में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बढ़ोतरी का एक रेशियो होता है 10% 15%। लेकिन पिछले 6 साल के अंदर एक अडानी ग्रुप जिसका कोई ग्राउंड इतना था नहीं, और आज वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक बहुत बड़ा स्कोप डेवलप कर चुका है। तो यहाँ निश्चित तौर पर बिल्कुल शक की बात है और जायज भी है ये कि इन्हीं दो उद्योगपतियों का व्यापार इतना तेज गति से क्यों बढ़ रहा है। दूसरा, देखिए आज टाटा परिवार है या बजाज ग्रुप है, ये अपनी उद्यम का बहुत ज्यादा हिस्सा देश के लोगों के लिए डेवलपमेंट में भी कहीं न कहीं हिस्सेदारी इनकी रहती है। लेकिन अडानी ग्रुप या अंबानी ग्रुप में आप बताइए कि इन्होंने देश के डेवलपमेंट में, ठीक है रोजगार देना, व्यापार करेंगे तो इनकी आवश्यकता है रोजगार नहीं देंगे तो इनका व्यापार की ब्रांचें जो कौन मैनेज करेगा। लेकिन जो ये मुनाफा कमा रहे, मोटा मुनाफा कमा रहे हैं सेवाओं के नाम पर पे, सिक्योरिटी के नाम पर पे। आप देखिए अभी जो ये फास्टैग है, फास्टैग में मैं आपको बता दूं 200 रुपए सिक्योरिटी के नाम पर लिए जा रहे हैं। तो ये किस बात के 200 रुपए? आप 200 से आप कम से कम 50 करोड़ को मल्टीप्लाई कीजिए। ये सारा पैसा जनता के द्वारा ठगा जा रहा है और बहुत तेज गति से 2-3 कंपनियां हैं वो इस पैसों को इकट्ठा करी। तो कहीं न कहीं इसके अंदर शक की और जो सुबह है वो, चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास में, मैं आ रहा हूं। मैं जरा निमिषा जी से, अब आप भी धैर्य से सुनिए। निमिषा जी, हमेशा यह बात जरूर कांग्रेस की रैलियों में आती है, कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से आती है कि अडानी और अंबानी परिवार को लेकर के मोदी के रिश्तों को साधा जाता है और सीधा सीधा एक आरोप लगाया जाता है। राहुल गांधी हो चाहे हमारे साथ में बैठे उपेंद्र राजपुरोहित, पूरा एक मैं बता रहा हूं कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो तमाम लोग इस बात को लेकर के, राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि आप देख लीजिए कि किस तरह से पैसा उनका बढ़ा है। एक बैलेंस की बात आज उन्होंने कही है कि आप अगर एनपीए के माध्यम से अमीरों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर रहे हैं तो 1 लाख करोड़ रुपए जो किसानों के 99,000 करोड़ या 90,000 करोड़ रुपए जो भी बकाए हैं आप उनको भी माफ करिए। ये बैलेंस करने की कोशिश, बैलेंस करिए, आप इनबैलेंस मत करिए कि आप पूंजीपतियों को तो आप प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसान गरीब के बीच एक खाई पैदा कर रहे हैं। मैं इस पे जानना चाहता हूं आपसे। योगेंद्र जी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं भी एक प्रश्न करती हूं कि राजस्थान के 59 लाख किसानों का 99,995 करोड़ रुपया माफ क्यों नहीं हुआ? संपूर्ण कर्ज माफी की बात वो करके गए थे। देखिए अभी तक क्या है कि जितने भी इन्होंने भ्रमित झूठ फैलाए हैं, जब उन भ्रमित झूठों पे काउंटर होता है तो सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी मांग कर आते हैं। अब जिस तरह से परिवारों पे आरोप लगा रहे हैं, सही कह रहे हैं आप उपेंद्र जी, मैं मानती हूँ आपकी बात को, क्योंकि एक ही परिवार पल रहा है, बढ़ रहा है, विस्तृत हो रहा है, गांधी परिवार, उसके अलावा कोई अपना डेवलपमेंट कर ही नहीं सकता। अब मैं आती हूँ आपके मूल प्रश्न पर। आज आप भारतीय अर्थव्यवस्था के
को लेकर के आपके जो आरोप हैं उसको ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से आगे मूव किया जा रहा है। यदि हम बैंक में देखें, बैंक को आधार से लिंक करना, आधार को मैंडेटरी करना, पैन को मैंडेटरी करना, इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्लियर, क्लीन, ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम। ये विरोध करते हैं। फिर जब मंच पे चढ़ते हैं तो ऐसे परिवारों का लाना, मैं तो खुद पूछती हूँ आपसे, बताइए आप 59 लाख किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया गया? आप बात कर रहे हैं कि माफ किया, तो आप उसके दिखाइए डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट दिखाएंगे नहीं, भ्रमित झूठ बोल के चले जाएंगे। आधी अधूरी जानकारी के साथ भ्रमित करने वाले स्टेटमेंट देना। अब मैं ये पूछती हूँ कि अराजकता फैलाने के लिए कपिल सिब्बल जी के खाते में जो पीएफआई से पैसा है उसका जवाब दे कांग्रेस। फिर वो खुद कहते हैं कि हमें उसका सोर्स ऑफ इनकम पता नहीं है। ऐसे निरुत्तर करने वाले प्रश्न जो है उनके उत्तर दे नहीं पाते हैं। और बलात्कारियों की पैरवी करने वाली इंदिरा सिंह, ऐसे अनगिनत जो इनके कार्य गतिविधियां हैं वो संदिग्ध हैं कांग्रेस की। बस दशकों तक राज किया है, इसलिए ये इनके सत्ता में आना है। जब कोई प्रश्न ज्यादा पूछा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेंगे, लिखित माफी होगी, फिर नई बात बोलेंगे, फिर उसकी माफी होगी। बस ये माफी नामे से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे। मुद्दा विहीन कांग्रेस। सर चलिए, हाँ अशोक जी कुछ कह रहे हैं। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। दो चीजें जो मैंने उठाई थी, एक तो उन्होंने कहा किसानों का मुद्दा, ये चीजें सही है। ये बीजेपी राज में आज संपूर्ण कर्ज माफी की मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आपने भी कितना कर्जा माफ किया वो भी सामने है। आज इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कितना लोन माफ किया है बीजेपी सरकार ने। आज एक उद्योगपति जो कुछ लोग पैसे लेके भाग गए, कुछ आज भी इतने लोग कर्जे डूब गए। कंपनी को बनाते हैं, कर्जा लेते हैं बैंक में, क्या होता है? दिवालिया घोषित कर दो। आज एक किसान का अगर 2 किस्त बाकी हो जाती है तो उसका टैक्स उठा ले जाते हैं। अगर किसी किसान पे 1 लाख रुपए का किसी से लोन बचा हुआ नहीं चुकाया तो क्या होता है? जाके वो अटक जाते हैं, मामला अटक जाता है, उसको नोटिस दिया जाता है, उसकी जमीन ली जाती है, उसको जेल डाला जाता है। ये आप भी कर सकते हो। ये सेंटर का मुद्दा नहीं है क्या? आपने 6-6 हजार रुपए की बात आपने जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि 6-6 हजार रुपए हम किसानों को दे रहे हैं। 6 हजार में क्या होता है? अभी टिड्डी का हमला हुआ था, उसमें क्या क्या केंद्र सरकार ने क्या निरीक्षण किया, कितना मुआवजा अलाउंस कर दिया? कुछ नहीं किया। बात आती है बलात्कार की, बात आती है, अभी निर्भया केस है, पूरे देश को उन्होंने उस लेवल पर ला खड़ा कर दिया कि हर आदमी के दिल में आज आक्रोश है, हर महिला के दिल में आक्रोश है। आप एक महिला हो, पैरवी क्यों नहीं कर रही? आज रोज कोर्ट में पहुंच जाते हैं, एक की पैसी होती है, एक तारीख मिलती है, कल दूसरा पहुंच जाता है। इस पे भी कानून बनना चाहिए, एक लिमिट बननी चाहिए। लिमिट नहीं है ना, 4 लोग बोल रहे हैं। आज बीजेपी आम आदमी पार्टी में लगा रही, आम आदमी पार्टी बीजेपी सरकार, क्या हुआ? कोर्ट बना। आप देखो, आप 2013 में आज कितने साल 16 में उनको कैसी बात कर रही हो निमिषा जी? देखिए, आज कोर्ट तो बहुत पहले से थे। मैंने पॉक्सो कोर्ट में संशोधन की बात की और 2016 में फांसी के आदेश हो गए थे सुप्रीम कोर्ट से। आज क्या हुआ? आज ही लटक रहे। आज मुकेश कोर्ट पहुंच गया, कल दूसरा आरोपी कोर्ट पहुंच जाएगा, कल तीसरा आरोपी कोर्ट पहुंच जाएगा। डेट पे डेट। मेरा मानना है ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये बड़ा गंभीर इशू है। सरकार को कानून संशोधन पास करो, क्या दिक्कत है? फंसे हुए हैं वो है ना कुलदीप सेंगर जी, आप सेंगर और वो कानून अपना कार्य कर रहे हैं। नहीं, कानून अपना कार्य कर रही है, कानून अपना कार्य कर रही है, सरकार अपना काम नहीं कर रही है। तो निमिषा जी वकील तो पैरवी कर रहे हैं, आपके तो केंद्रीय मंत्री और एमएलए देखिए कानून अपना कार्य करता है। आप लाइए ना कानून, आप बनाइए ना कानून। कोर्ट ने भी आप संसद में ये बयान दीजिए। राजनीति ना करें, मेरा निवेदन है। आप राजनीति नहीं करें, कोर्ट में लाइए ना। कितने लोग आप लोग कर रहे हो, कितने केस बढ़ रहे हैं? अरे राजनीतिक दल तो राजनीति करो, लेकिन वास्तव में बड़ी गंभीर बात है कि सेंसिटिव इश्यू जो खासकर महिलाओं से जुड़े रेप केसेस, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो निर्भया के दोषी हैं उनको फांसी नहीं हो रही, डेट पे डेट मिल रही है। क्यों? एक कानून बनना चाहिए कि इनको इनको फांसी की सजा मिल गई, उस पर एक टाइम होना चाहिए कि आपको 1 महीने का टाइम मिलता है, 15 टाइम मिलता है कि 15 दिन में आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, राष्ट्रीय महोदय की याचिका लगानी, जहां भी करना है आपको 1 महीने टाइम के अंदर आपको करना है। अगर इस दौरान नहीं किया जाता है, आप कुछ नहीं करते हो तो आपका टाइम खत्म है, लेकिन करते ही नहीं है। राजस्थान करते क्या? खुद की नेताओं को बताने के लिए ही है। और आप अगर उसमें पारदर्शिता लाते हैं तो उनके दोनों नेता लटकने वाले हैं। दुआई कर रहे हैं। यही तो चीजें है ना, उनको बचाने के लिए रास्ते निकालने वाले हैं। महिला है तो महिलाओं को बात नहीं, को बचाने
उन दोनों को बचाने के लिए आप कभी मुकेश की अर्जी ले लेते हो, कभी सुरेश की अर्जी ले लेते हो, कभी राजेश की अर्जी ले लेते हो। ये क्यों ले लेते हैं? ये तो कोर्ट में हो जाते हैं। सर मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। अभी आया, अभी उनको जब डेट, तो उनको डेट की वारंटी दी, डेट वारंट इशू हो गया, उनकी डेट फिक्स होगी, फिर क्या हुआ, कोर्ट में चले गए। बीजेपी ने क्या कहा, हम तो पैरवी कर रहे थे, आम आदमी पार्टी नहीं करी, आम आदमी पार्टी करी, हम तो कर रहे थे, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तो उस पर आरोप नहीं। मैं व्यवस्था समझ रहा हूँ, मेरा कहना व्यवस्था हमें नहीं। हमारे रक्षा मंत्री जी ने खुद ने कहा था कि महिला की सुरक्षा और अपराधों के लिए हम अलग से संसद सत्र का आह्वान भी किया था। और यहाँ राजस्थान में विधानसभा में माने 6 साल हो गए आप नाश्ता नहीं किया, आप 6 साल से बैठे थे, आप 6 साल से बैठे हो। निर्भया कांड आपसे पहले हुआ था, आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था, आज क्या हुआ? बेंगलुरु वाले में फैसला, अब उस माँ की गाथा सुनो, वो माँ रो रही है। तेलंगाना, हाँ सॉरी तेलंगाना फैसला कर दिया, हैदराबाद। अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं सर, गलत है तरीका, ये भी तरीका गलत नहीं है, लेकिन क्या हो, जब न्याय नहीं मिलता है, ये बिल्कुल जेन्युइन मानता हूँ, अपराध देखिए मुद्दा मैं कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं। कानून लेने का अधिकार नहीं, क्या करें? देखिए आपके सामने 2012 से निर्भया कांड पड़ा है ना, फांसियों के पास प्रक्रिया का ही कुलदीप सर वो फांसी नहीं हो रही, सर कब हो रही? ये तरीका उचित नहीं है सर, कब होगी? सर वो माँ रो रही है, रोज पे डेट देती है, तारीख निर्भया के प्रति सबके हमदर्दी है, सबके हमदर्दी है। कौन नहीं चाहता निर्भया को न्याय मिले? वही बीजेपी, सर वही बीजेपी कैंडलबाजी वाला था कांग्रेस के खिलाफ, आज वो बीजेपी 6 साल। सर मुझे सर मुद्दा कोर्ट सर क्या करेंगे उसमें? सर हम कोर्ट का सम्मान, सर राजनीतिक दल अपनी तरफ से कीचड़ उछाल रहे, सर मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये सर झूठ में सर मुझे सर एक देश का युवा चाहता है कि फैसला नहीं होता है ना सर मैं सर मुझे आप देखिए सुप्रीम कोर्ट करेगा। सर मेरी बात का जवाब दीजिए सर, आप मुझे एक बात बता दिए सर, मुझे एक बात सर कोई नहीं करेगा सर, मुझे एक बात बता दीजिए, आप ये बात मानते हो कि एक गाइडलाइन बननी चाहिए, एक संविधान कानून बनना चाहिए कि जो भी इसको भी फांसी हुआ ऐसा करूंगा सर, उसका टाइम लाइन नहीं है ना आज सर, कोई टाइम नहीं है इस लाइन को नहीं है, सही में नहीं लिखा, राष्ट्रपति के पास पेंडिंग पड़ी है, कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है, रिपोर्ट पेश नहीं हो रही है। ये तो प्रक्रिया मुझे पता नहीं सर प्रक्रिया को सुधारो ना, पर्सनल रिपोर्ट के तो ये सरकारों को जब बैठते हो तो पाबंद करें अधिकारियों को, आना चाहिए। आप कितने राजनीतिक दलों जब सत्ता में आते तो करिए ना, कानून का सम्मान करते हैं, अधिकार हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कि लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मामला सर सुप्रीम कोर्ट सर मैं मान लिया आपका, अपील का टाइम तय करिए, अपील का टाइम तय करिए, अपील का टाइम तय करिए, यही आक्रोश हो रहा है युवाओं में, अपील का टाइम करिए ना, एक महीने 2 महीने का फिर समय करिए, ऐसे टाइम जल्दबाजी सारी चीजें 7 साल हो गए सर, जल्दबाजी आप भी जल्दबाजी सर, माँ से पूछो ना सर, वो माँ जो रो रही है सर, वो माँ के प्रति सम्मान करती है, भी रो रही थी देखिएगा जब बच्चे इसमें माँ के रोने करने से कोई बच्चे सर हम ये कह रहे हैं टाइमलाइन डिसाइड हो, एक पिटीशन दायर करने की, एक राष्ट्रीय याचिका लगाने की टाइम हो कि कितने समय में आपको याचिका लगानी है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, पिटीशन क्वालिटी पिटीशन लगानी है, राग की बात नहीं है। जब ये देखिए ये नया राग लाने लगे, नया राग क्या है, इनका नया राग क्या है, कुछ आप याद दिलाइए, आप याद दिलाइए, लेकिन इनका अधिकार जो हो रहा है उसे बताएंगे ये कांग्रेस को धन्य हो, ये लेके गए राहुल गांधी के रैली पे आई है ना, बेरोजगारी का सर, मुद्दा बेरोजगारी का, राहुल गांधी पे आई है आप लोग की राजनीति में राहुल गांधी की रैली युवाओं का आक्रोश था, युवाओं का आक्रोश था, और युवाओं का आक्रोश ये था, बच्चों की चीख, युवाओं का आक्रोश, युवाओं का आक्रोश, युवाओं का आक्रोश था, युवाओं का आक्रोश था, युवाओं का आक्रोश था ये, और युवाओं का मैं बिल्कुल आपको बोल रहा हूँ, किस बात के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपने माफी आप मांग लिए, आप एक तरफ तो गायों की बात जाती है और एक तरफ आपने हिंदुओं ने बेचारा गाय मरवा दी, क्या बात सर? आज क्यों आ रहा है मुद्दा, आज क्यों आ रहा है मुद्दा, इन्होंने नया मुद्दा, आज इस मुद्दे को छोड़े ना, आज राहुल गांधी को बोलिए आप लोग, इनके पास कोई मुद्दा है? राहुल गांधी बोलिए, देखिए 4 बजे रैली खत्म हुई, इनके पार्टी के IT 2:15 बजे, मतलब 4 बजे फ्री हो गए ये लोग, सही नहीं है, 4 बजे फ्री हो गए हम लोग वहां से। उसके बाद में एक वीडियो आता है हमारे पास में, ये इनका एक्सपर्ट मैं बता रहा हूँ, इनका वीडियो आता है, उस वीडियो में आता है राहुल जी जो भाषण दिया उन्होंने कि भारत का युवा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी भी देश को बदल सकता है, ये उनका सेंटेंस था। मेरी बात सुनिए,
इन्होंने उसमें कटसट करके क्या कहा, 6 सेकंड का वीडियो बनाया, भारत का युवा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं देश को भी बदल सकता है। अभी इसी वक्त लाइन काट दी उनके सेंटेंस को, खुद ने सॉरी मांगी है, और उसमें सॉरी मांगी, आपको सुना नहीं होगा, उन्होंने लिखा है ऊपर लाइन एक और मनोरंजन का उदाहरण पेश किया। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे थोड़ी तो शर्म करो, खुद शर्म थोड़ी तो शर्म करो आप लोग, बोल रहे हो, थोड़ी तो शर्म करो। देखिए देखो मुद्दा क्या था सर, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा सर। नोटबंदी पे एक बार नोटबंदी पे सर यही होता है सर हमारा। मोदी जी तो 100 साल के इतिहास को मिला देते हैं। सकते क्या है आप यहाँ बैठ के मोदी जी 765 वाले को 865 वाले को मिला देते हैं। बेरोजगारी पे आओ दोनों पार्टियां, मैं कह रहा हूँ दोनों पार्टियां बेरोजगारी पे आओ। देखो हमारा क्या है सर, मौजूद थे ना, इनका झूठ पकड़ा नहीं झूठ पकड़ा गया। मैं क्या करता हूँ सर, एक झूठ तो यही हो गया। अब मुझे उपेंद्र जी केंद्र के खिलाफ है, केंद्र के खिलाफ नहीं सर केंद्र के खिलाफ नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी सर दोनों पार्टियों के खिलाफ आक्रोश है। युवा में तो दोनों पार्टियों के खिलाफ आक्रोश है सर। अभी एक झूठ आपका सर्टिफाइड, देखिए मुझे तो बताइए, राहुल गांधी की 2 बार फिसली, 2 बार फिसली, वरिष्ठ 2 बार जवाब फिसली है। 20,000 गायों को मरवा दिया आप लोगों ने। वो जवाब देकर हम तो वो बता रहा, उन्होंने कहा भी, ये तो नेता सॉरी भी बोले वो 20,000 गायों को मरवा दिया राहुल गांधी ने, राहुल गांधी सॉरी बार बार जवान पता नहीं है कि क्या हो रहा था। अरे तो आपके मोदी जी देखिए, मुझे नहीं पता मोदी जी इन्होंने जो देखा वो बता रहे हैं, जो हुआ है वो बता रहे हैं। पिछले लेकिन मोदी जी को 100 साल के इतिहास को मिला देते हैं। आपके गाने सुन रहे थे, क्या कर रहे थे वहाँ पे? हमें तो कहा, बताइए क्या पिछली देखिए नोटबंदी को लेकर के एक बार उन्होंने जब कहा कि 8 साल के बच्चे से भी आप पूछ लें कि नोटबंदी से फायदा और नुकसान, तो राहुल गांधी जी के मुंह से निकल गया कि फायदा, फिर कहा भी उन्होंने कि नुकसान हुआ उससे। तो एक अरे उनका सकारात्मक था, फायदा हुआ, मोदी जी को फायदा हुआ। सर बच्चों को लेकर 8 साल के बच्चे 8 में कर रहे हो आप, ये नहीं पूछ सकते। चलिए धन्यवाद सर, बेरोजगार मुद्दे एक निमिषा का सवाल है। मोबाइल फैक्ट्री की वो बात करके गए थे जब वो आए थे पिछले चुनाव के समय में, तो सीकर की मोबाइल फैक्ट्री कहाँ है? ये आक्रोशित बेरोजगार बोल रहे हैं। सीकर उन्होंने स्लोगन दिया था कि मैं सीकर में मोबाइल फैक्ट्री लगाऊंगा, आलू की सोना बनाऊंगा। आप लोग पता नहीं क्या क्या फिर मुद्दा बताइए, वीडियो में खुला आप देखिए, दोनों पार्टियां बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, दोनों ही पार्टियां बेरोजगारी बात नहीं कर रही है। हम ये कह रहे हैं हमारा सबसे बड़ा जो हमारी सबसे बड़ी आक्रोशित युवा है आज, वो पहले से ही है, कल भी था आज भी है। दोनों पार्टी सवाल है, मैं दोनों पार्टी से एक चीज पूछना चाह रहा हूं, दोनों पार्टियां हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं बार बार सर। एक जैसे यूपीएससी है, एक कैलेंडर जारी करती है अपनी कि भाई इस डेट को एक विज्ञापन निकलेगा, इस डेट को भर्ती निकलेगी, एग्जाम होगा, इस डेट को जो नहीं मिल जाएगी। आरपीएससी हमारी एक बड़ी संस्था है, हम उसमें भी चाहते हैं कि उसका भी कैलेंडर जारी हो, एक डेट फिक्स हो। भर्तियां कोर्ट में लटक जाती हैं, कोई बात नहीं करता, ना तो सरकार उनकी पैरवी करती है ना और कुछ होती है, सरकारें चलती रहती है, कोर्टों में केस चलता रहता है। अभी रिसेंट 2011 का केस आया, अभी 2011 का मैटर अब जाके 2020 में जाके उसका फैसला आया उनकी जोनिंग दो। ऐसा क्यों हो रहा है? बात क्या होती है सर? हमारा सिंपल सा तरीका है, बीजेपी हो या सर कांग्रेस हो, हमें क्या चाहिए? हमें रोजगार चाहिए। हम एक चाह रहे हैं एक पैनल बने, आप एक कमेटी बनाओ, उसमें रोजगार का एक तरीका होना चाहिए। ये नहीं कह रहा मैं ये नहीं, मैं भी जानता हूं कि सर मैं नहीं चाह रहा। सर आप दीजिए, जब मैं 1 सेकंड एक बात और करना, मेरी बड़ी पीड़ा है इस बात को लेकर। जब यूथ से हम बात करते हैं, आज तक कभी उन अधिकारियों को किसी राजनीतिक दल ने जिसकी सरकार होती है कभी भी ये जवाब तक नहीं मांगा कि लिटिगेशन में मामला चला गया, सिर्फ अधिकारियों की गलती के कारण जो भर्तियों में लेखना छोड़ देते हैं। कम से कम उसके लिए तो अश्योर करिए कि ये कम से कम युवाओं को भटकना ना पड़े। ऐसे किनारे क्यों छोड़ दिए जाते हैं उसमें कि कोई भी घुस करके और कोर्ट में जा सके? योगेंद्र जी, मैं आपको उनकी चौधरी साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। रीट का रिजल्ट आया, रीट के रिजल्ट आने के बाद में कुछ सीटें वैकेंट रह गई, वो उसमें मेरे पूरे प्रयास रहे थे उसकी दूसरी लिस्ट निकलवाने में। जो बच्चे मेरे टच में थे 2 महीने से, उन्हीं बच्चों ने बाद में अपना सिलेक्शन हो गया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया और फिर उन्होंने रिट लगाई।
अगला रिजल्ट रोकने के लिए, मतलब किस प्रकार का देखे ना, इतना स्वार्थ भरा हुआ कई बार कि कुछ 2 4 5 सर आपके पैनल बैठे हुए आप जवाब दो ना सर, जवाब सर स्वार्थ युवा रिट लगा देते हैं। सर युवा का स्वार्थ नहीं है सर, लोग सर नहीं सर सर ऐसा छोड़ा जाता है, रेट का रास्ता छोड़ा जाता है, मुद्दा क्यों हो रहा है, सत्याटकी क्यों नहीं है? मैं क्या कर रहा हूँ, कल जो एएनएम 2013 की भर्तियां के लड़कियां लड़के बैठे थे सर, क्यों बैठे थे? कांग्रेस निकालने चले गई, बीजेपी सरकार आ गई, बीजेपी ने उस भर्तियों को लटका दिया, आधे पद भर दिए, आधे पद घटा दिए, आज फिर जाके वो लड़कियां बैठी कांग्रेस से न्याय मांग रही है, क्यों कर रहे हैं? करूंगी इस कांग्रेस को नकारे, क्योंकि यहाँ लाइव पर प्रदेश की जनता जब नकारे क्या मैडम, नहीं गलत बात आप जो कल लड़कियां बैठी थी, बीजेपी की 27 लड़कियां बैठी थी, जो कल बहनें बैठी थी, जो कल बहनें बैठी थी, बीजेपी की सरकार में बैठी थी, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ जो कल पीसीसी के बाहर जो लड़कियां बैठी थी, स्वार्थी बताया आपने, आपको जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ जो एएनएम 2013 की शिक्षा पद्धति में 2013 की जो लड़कियां बैठी थी ना, वो कांग्रेस सरकार ने निकाली, बीजेपी ने 5 साल में नहीं की, आप लोग जानते बता दिए क्यों आ गया ऐसा? कौशल विकास के केवल बातें करके काम नहीं चलेगा। कौशल विकास जो 6 साल पहले मोदी जी ने कहा था, धरातल पे वो भी तरीके से उतर नहीं पा रहा। सर वसुंधरा राजे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक महिला थी, तो उसका क्या होना है? यही होना है। आप देखिएगा जितनी बेरोजगारी केवल सरकारी भरोसे आप रोजगारी नहीं सर नहीं बढ़ सकते सर, हम भी कह रहे हैं सबको सरकारी नौकरी नहीं मिले, एक रोजगार के पद सृजित करें। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं शाम जी रोकना चाहूंगा। तो चले कुल मिलाकर के कांग्रेस ने एक बड़ा एजेंडे के साथ में राष्ट्र को एक संदेश दिया आंदोलन का जयपुर से, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को भी शुरू किया जाना चाहिए। कांग्रेस उसके आंकड़े तैयार करेगी और संसद को अवगत कराएगी देश में बेरोजगार की स्थिति क्या है। एक नया वो है, हटके था राहुल गांधी का भाषण, ये कहा जा सकता है जिस ट्रैक के लिए कोशिश की जानी चाहिए थी उस ट्रैक पे उतरे। सियासी पारा अपने अंदाज से चढ़ सकता है, लेकिन कुछ एक जो चीजें जैसे श्याम जी ने कहा कि देशभक्ति के गीतों तक तो ठीक थे, लेकिन ये जोश और आक्रोश के थोड़ी सी विपरीत भी चले गए कि उसमें अलग अलग तरीके के डांस के गाने भी चलाए गए। खैर चले, ये एजेंडा कांग्रेस का था कि भीड़ जुटाने के लिए या मनोरंजन करने के लिए क्यों इकट्ठे वहां पे सुमित मलिंगा को भी बुलाया गया, देशभक्ति के गाने भी उन्होंने गाए। लेकिन उपेंद्र जी कुछ एक जो चीजें हैं वो एक जर्नलिस्टिक नजर से कभी कांग्रेस की रैलियों में दिखाई नहीं दिया, इस वजह से श्याम जी ने भी एक सवाल खड़ा किया है यहाँ पे। खैर चलिए, कोई नई बात नहीं है, जब बीजेपी सत्ता में होती है तो कांग्रेस इस तरह से सवाल खड़ा करती है और जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो बीजेपी सवाल खड़ा करती है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ सवाल इसी तरह से खड़े करते हैं, यही हमारे देश की सियासत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।